हम लोग का डाल्टन्स लॉ, ठीक है ना। यहाँ पे अभी हमने क्या बताया था कि मतलब गे-लुसिक लॉ, ये मतलब हो गया। फिर आइडियल गैस इक्वेशन पी एन आर टी, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग पी बी इजकल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी या पी इजकल टू डी बाई एम आर टी या पी एम इजकल टू डी आर टी भी लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको डिराइव किया जा सकता है। फिर हम लोग का डाल्टन्स लॉ है पार्शियल प्रेशर का। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का क्या है, आप लोग मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं P1 जो है N1 आर टी अगर V है बाई बी, P2 N2 आर टी बाई, मतलब बहुत सारे प्रेशर हमारे पास हैं किसी एक ही मतलब सिस्टम का। तो उस केस में टोटल प्रेशर जब निकालेंगे तो सभी प्रेशर को ऐड किया जा सकता है। तो यही उनका डाल्टन्स लॉ था पार्शियल प्रेशर का। मतलब पार्शियल प्रेशर को जब सम ऑफ करेंगे सारे तो हमको पूरा टोटल प्रेशर मिल जाएगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर। और फिर एक और यहाँ पे है, ठीक है, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, एक और रिलेशन है। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल टोटल प्रेशर का मतलब मोल फ्रैक्शन टाइम्स होता है टोटल प्रेशर। यानी पार्शियल प्रेशर का फार्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर हम निकाल सकते हैं जब हम लोग क्या करें, टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग का जो है पार्शियल वॉल्यूम का भी एक लॉ होता है। जैसे पार्शियल प्रेशर का लॉ होता है वैसे ही वॉल्यूम का भी होता है, जिसका अमेगॉट्स लॉ है पार्शियल वॉल्यूम का। पार्शियल वॉल्यूम का क्या लॉ है कि V जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो भी पार्शियल वॉल्यूम के बराबर, सम के बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन। उसके बाद एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर की बात होती है कि हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें, वो भी गैसेस मिक्सचर की, तो कैपिटल M मिक्स, ठीक है ना, M मिक्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास को। अगर हमको निकालना है तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर, ठीक है। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N2 N3 M3 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3। ये तीन मतलब किसी मतलब गैसेस मिक्सचर के लिए है। और भी सारे इनफाइनाइट हैं तो सारे ऐसे ही सिमिलरली हो जाएंगे। फिर हम लोग का ग्राहम्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राहम्स लॉ क्या बताता है कि रेट जो होता है डिफ्यूजन का, जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के, ठीक है ना, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द गैस। और यहाँ पे तब अगर हमको रेशियो दो गैसेस की बतानी हो तो वो हो जाएगा R1 बाई R2, तो वो हो जाएगा रूट D2 बाई D1, मतलब रूट D2 बाई रूट D1, और ये हो जाएगा रूट M2 बाई रूट M1, और इसी को हम लोग कह सकते हैं रूट V बाई V D2 बाई D1। अब यहाँ पे है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे बस सिंपल एक इक्वेशन आता है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, जहाँ पे पी को बताया जाता है 1/3 ऑफ स्मॉल m कैपिटल N और U बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। काइनेटिक एवरेज जो जिसको रूट एवरेज स्क्वायर मतलब स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। रूट मीन सॉरी एवरेज मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं हम, RMS वैल्यू ऑफ स्पीड कहते हैं U को। और यहाँ पे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस हो गया। अब यहाँ पे एवरेज काइनेटिक फॉर 1 मोल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कैपिटल N है, यानी एवोगैड्रो नंबर टाइम्स 1/2 m U, मतलब U बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 कैपिटल के NaT यानी 3/2 RT। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है किसी 1 मोल गैस के लिए 3/2 RT। अब हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड की। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जिसको URMS से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 3RT बाई कैपिटल M। यहाँ पे मोलर मास मस्ट बी इन kg पर मोल में होना चाहिए, यहाँ पे M जो है वो kg पर मोल में होना चाहिए। और एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो U एवरेज की अगर हम बात करें तो U1 प्लस U2 प्लस U3, जितना U है, ठीक है ना, स्पीड है, उस सबको सम कर देंगे तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। फिर एक एवरेज AVG मतलब UAVG को ही हम लोग और टर्म में अगर करें तो ये हो जाएगा हम लोग का रूट 8RT बाई पाई एम, ठीक है, जो कि बराबर होता है रूट 8KT बाई पाई एम के। यहाँ पे K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में है। फिर यहाँ पे एक प्रोबेबल स्पीड होता है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल एक स्पीड होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो U एम्पियर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका वैल्यू होता है रूट 2RT बाई एम। और यहाँ पे ये होता है, इसको और भी और अनदर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं रूट 2KT बाई स्मॉल m, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वैन डेर वाल का इक्वेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन होता है, ठीक है। प्रेशर जो है जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में ही बस प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन कर दिया जाए तो वो वैन डेर वाल इक्वेशन बन जाता है। तो प्रेशर का वैल्यू जो है करेक्शन के बाद क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी P प्लस AN स्क्वायर अपन V स्क्वायर हो जाता है। और वॉल्यूम का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, यानी V माइनस NB हो जाता है। तो बस इक्वेशन में रख देंगे तो P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर और V माइनस NB
जो होता है वही एनआरटी के बराबर हो जाता है और ये वैन डर वाल इक्वेशन होता है। फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसका एक रिलेशन बताया जाता है एक दूसरे के बीच, और प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर से। तो यहाँ पे जो Vc होता है वो 3B होता है, Pc जो होता है वो A/27B² होता है, और Tc जो होता है वो 8A/27RB होता है। फिर यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस होती हैं। तो आइजोथर्मल प्रोसेस होता है, तो उस केस में क्या होता है, T टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और dt जो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है 0 होता है, ठीक है, और डेल्टा T या dt 0 होता है। आइजोचोरिक प्रोसेस होता है तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो dV या डेल्टा B 0 होता है। आइजोबारिक प्रोसेस में बात करें तो P कांस्टेंट होता है, dP या डेल्टा P 0 होता है। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो Q 0 होता है, यानी कि हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे एक IUPAC साइन कन्वेंशन होता है हीट और वर्क के बारे में। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम पे वर्क डन करते हैं, ठीक है ना, अगर हम सिस्टम पे वर्क डन करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क डन करता है तो नेगेटिव होता है। ये बस केमिस्ट्री के लिए फॉलो होता है, ठीक है ना, ये केमिस्ट्री के लिए फॉलो होता है कि अगर हम सिस्टम पे वर्क डन करते हैं, ऑन द सिस्टम करते हैं तो पॉजिटिव, और बाय द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है। ये ओनली केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की अगर हम बात करें तो डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो U2 - U1 होता है, यानी Q + B के बराबर होता है, Q + W के बराबर होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का एक फॉर्मूला होता है जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहा जाता है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, वो हीट जो बॉडी को दिया गया है, ठीक है ना, और जो बॉडी ने वर्क डन किया है उसके बीच के मतलब जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब मिलती है उसके बराबर होती है। फिर यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, यानी जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है हमारी वो बराबर बढ़ती है। तो इसका क्या लॉ है, तो यहाँ पे U इसका एक फॉर्मूला है ओनली आइडियल गैस के लिए कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है U F/2 nRT, जहाँ पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और F का जो है हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं आसानी से, और यहाँ पे रूल भी है, F के वैल्यू अभी बता रहे हैं। और यहाँ पे डेल्टा E जो होता है F/2, ठीक है ना, अगर डेल्टा E की बात करें तो F/2 nR डेल्टा T हो जाएगा, मतलब डेल्टा एनर्जी की चेंज इन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बस टेम्परेचर डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है इंटरनल एनर्जी या एनर्जी जो होती है बस टेम्परेचर का फंक्शन होती है। और यहाँ पे F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर दैट गैस, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस साथ ही साथ जो भी मतलब लीनियर भी होता है, मतलब लीनियर ट्रांसलेशनल रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ये सारी चीज़ें होती हैं F का। फिर यहाँ पे मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है F, डायटॉमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 5 होता है, और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होता है। फिर कैलकुलेशन होता है हीट Q का, तो टोटल हीट कैपेसिटी हमें यहाँ पे मिलता है, तो टोटल हीट कैपेसिटी CT से रिप्रेजेंट होता है। तो जो CT होता है वो डेल्टा Q/डेल्टा T होता है, ठीक है ना, जो कि dQ/dt भी होता है। और ये जो होता है CT यानी कि जो टोटल हीट कैपेसिटी होता है वो जूल पर डिग्री सेल्सियस में होता है। फिर यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी की बात होती है, तो मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे बस नंबर ऑफ मोल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है। तो C का जो वैल्यू आता है वो डेल्टा Q/n डेल्टा T आ जाता है, या इसी को D डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखा जाए तो वो हो जाता है dQ/n dt लिमिट के फॉर्म में। और फिर यहाँ पे J इसका जो यूनिट होता है वो जूल पर मोल पर केल्विन होता है। फिर यहाँ पे CP यानी कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी इसका वैल्यू होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम बात करें कितना वैल्यू होता है तो γ/γ-1 ये कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू होता है मोलर हीट कैपेसिटी का। कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें तो R/γ-1 जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैल्यू होता है। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो नंबर ऑफ मोल n था उसको हम लोग बस मास से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब मास से रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S जो हो जाएगा वो डेल्टा Q/m डेल्टा T हो जाएगा, और अगर इसी को लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो dQ/m dt हो जाएगा। और इसी को हम इसका जो यूनिट है वो जूल पर ग्राम पर केल्विन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग वर्क डन की बात करते हैं, तो जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो आइजोथर्मल, ठीक है ना, रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन होता है किसी भी आइडियल गैस का,
तो इसका जो फार्मूला होता है, मतलब इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे वर्क डन को, और इसका जो फार्मूला होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कंप्रेशन में, तो वर्क डन का फार्मूला होता है -nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। फिर रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल आइसोचोरिक अगर प्रोसेस हो रहा है तो क्योंकि उसमें dV 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, तो इसलिए वर्क डन भी 0 होगा, चेंज इन वर्क डन भी 0 होगा। फिर रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें तो ये सिंपल हो जाएगा, W जो हो जाएगा वो P प्रेशर V फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा। फिर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन एक होता है, तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है T2 V2 गामा -1, ठीक है ना, वो बराबर होता है T1 V1 गामा -1 के, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क की अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल वर्क क्या होता है W से रिप्रेजेंट होता है। तो रिवर्सिबल वर्क जो होता है W से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क का जो फार्मूला होता है वो W होता है, और यहाँ पे ये P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा -1 होता है। और यहाँ पे P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा -1 को हम लोग NR T2 माइनस T1 अपन गामा -1 मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इरिवर्सिबल वर्क है, तो इरिवर्सिबल वर्क की अगर हम बात करें तो इसका भी फार्मूला होता है, और इसका फार्मूला W होता है, ये P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा -1 देगा, और NR T2 माइनस T1 अपन गामा -1 देगा। और इसी को NCV T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं। हम लोग ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि P1 V1 अपन T1 जो होता है वो P2 V2 अपन T2 के बराबर होता है। फिर यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन भी होता है, तो ऑलवेज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल, यानी जो फ्री एक्सपेंशन होता है वो हमेशा क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्यों इरिवर्सिबल होता है, तो क्योंकि P एक्सटर्नल उस केस में क्या होता है 0 होता है। तो अगर ऐसा होता है तो DW जो होगा वर्क डन जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर कोई हीट सप्लाई नहीं किया जाता है तो Q 0 होगा, तो अगर Q 0 है तो एनर्जी जो का जो चेंज है वो भी 0 होगा, यानी कि डेल्टा T यानी टेम्परेचर का चेंज है वो भी 0 होगा। अब जो फर्स्ट लॉ है हमारा एप्लीकेशन जो है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या एप्लीकेशन है, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा U चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डेल्टा Q प्लस डेल्टा W होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ इसका एप्लीकेशन है, और यहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि हमको पता है कि डेल्टा W क्या होता है -P डेल्टा V होता है। साइन नेगेटिव साइन आपका जो है बैलेंस करता है लॉ को, ठीक है ना। और यहाँ पे तो जो हमारा एग्जैक्ट फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा U बराबर डेल्टा Q माइनस P डेल्टा V। अब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर प्रोसेस की बात करते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं कि हीट गिवन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम हीट दे रहे हैं तो वो क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ये तो सबको पता है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस केस में क्या होता है वर्क डन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी कि हमको मिलता क्या हीट गिवन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। यानी जो DU होता है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट आया है उसके बराबर होता है, यानी DQV के बराबर होता है। और DU हमको पता है कि NCV DT आता है, तो यहाँ पे CV का जो फॉर्मूला आता है 1/n DU/dt होता है, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F/2R, ठीक है ना। ये जनरल फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उस केस में H जो होता है जो हमारा हीट होता है जो हमारा एंथैल्पी होता है, ठीक है ना, जो कि एक स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो उसका जो फार्मूला होता है H = U + PV हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए एक फार्मूला आता है जिसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं, Cp - Cv = R। और फिर यहाँ पे सेकेंड लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, तो सेकेंड लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये होता है सेकेंड लॉ इंट्रॉपी के बारे में, ठीक है ना। इंट्रॉपी के रिलेशन से रिलेटेड हम लोग एक सेकेंड लॉ का एक एक्सप्रेशन बताते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा S यूनिवर्स जो होता है वो डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग, यानी ये कहा जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स का एंट्रोपी का चेंज है वो सिस्टम के एंट्रोपी के चेंज और जो हमारा सराउंडिंग के एंट्रोपी के चेंज है उन दोनों के सम से मतलब हमेशा क्या होता है वो जो आता है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इंट्रॉपी, तो इंट्रॉपी S यहाँ पे
इसका क्या एक्सप्रेशन होता है, तो डेल्टा एस सिस्टम जो होता है वो इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है ना, ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे डी क्यू रिवर्सिबल टू, मतलब यहाँ पे डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाता है, कैपिटल टी टेम्परेचर। और ये डेल्टा एस सिस्टम यानी इंट्रॉपी का जो है ये फार्मूला हो गया हम लोग का। और फिर यहाँ पे इंट्रॉपी कैलकुलेशन होता है फॉर एन आइडियल गैस, इंट्रॉपी कैलकुलेशन फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग ए प्रोसेस। मतलब अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में इंट्रॉपी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो इंट्रॉपी का जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना, सपोज़ कीजिए कि हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेस एक ऐसा हो रहा है जिसमें जो है स्टेट ए है और स्टेट बी है। तो स्टेट ए से स्टेट बी में कन्वर्जन हो रहा है और वहाँ पे ये इरिवर्जिबल है और डेल्टा एस इंट्रॉपी भी हमारा इरिवर्जिबल मिल रहा है। तो यहाँ पे पहला स्टेट जो है वो P1 B1 T1 पे है, दूसरा स्टेट जो है P2 B2 T2 पे है। तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो NCB ln T2/T1 हो जाएगा प्लस NR ln B2/V1 हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए सही है। फिर यहाँ पे आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का क्या होता है, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल्स ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इज जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। यानी थर्ड लॉ ये कहता है कि जो इंट्रॉपी होती है किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की ऑल प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का जो बना होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर पे। ये सिंपल है। फिर यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी की बात होती है। गिब्स फ्री एनर्जी जो कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे क्या है, स्टेट फंक्शन होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मोल नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल पे नहीं डिपेंड करती है। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे क्या मिलता है, जी सिस्टम के रिस्पेक्ट में जी सिस्टम जो होता है वो बराबर होता है एच सिस्टम माइनस टी एस सिस्टम के। और एक स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया भी दिया जाता है कि स्पॉन्टेनिटी के केस में हमेशा क्या होता है ना, जी निगेटिव आता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मतलब डेल्टा जी सिस्टम का अगर जीरो से लेस आ रहा है यानी निगेटिव आ रहा है तो वो जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अगर चेंज इन जो गिब्स फ्री एनर्जी अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और अगर जीरो आता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। फिर यहाँ पे फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है डेल्टा जी का। फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब विदाउट एनी फार्मूला इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, मतलब इसका क्या फिजिकल रोल है इसका। तो जो मैक्सिमम अमाउंट होता है नॉन एक्सपेंशनल कंप्रेशन वर्क विच कैन बी परफॉर्म्ड, मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ये, मतलब जो डेल्टा जी है इसको ये ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये क्या है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन एक्सपेंशनल वर्क है, ठीक है ना। नॉन एक्सपेंशनल यानी कंप्रेशन वर्क है जो कि परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या मिलता है, डेल्टा जी जो होता है वो डी डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशनल के या कंप्रेशन के बराबर होता है, जो कि डी एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस भी कभी कभी इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है जो कि डेल्टा जी नॉट से, यानी कभी भी जब सुपर स्क्रिप्ट में नॉट्स लग जाता है, ठीक है ना, जीरो छोटा सा सिंबल लग जाता है तो वो स्टैंडर्ड हो जाता है। और उस केस में वो क्वांटिटी का हम लोग जो वैल्यू बताएंगे वो स्टैंडर्ड केस का ही बताएंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा जी नॉट का जो फॉर्मूला होता है ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो -2.303 RT log 10 K होता है, मतलब लॉग ऑफ K विथ बेस 10। फिर यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो अभी हमने बताया था। फिर यहाँ पे डिक्रीज जो फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा जी जो होता है वो क्या, उसका क्या फार्मूला होता है, तो माइनस जो डेल्टा जी होता है वो डब्ल्यू नेट के बराबर होता है, और ये होता है 2.303 nRT log 10 V2/V1, ठीक है। फिर यहाँ पे डेल्टा जी एफ नॉट जो होता है वो एलिमेंटल स्टेट के लिए जीरो होता है, और जो डेल्टा जी एफ नॉट जो होता है वो डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट होता है। फिर यहाँ पे एक थर्मोकेमिस्ट्री की बात होती है। तो थर्मोकेमिस्ट्री यानी कि चेंज, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कि चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होता है वो डेल्टा एच नॉट बराबर होता है, डेल्टा एच नॉट जो है वो बराबर होता है एच नॉट M2 माइनस एच नॉट M1 के, ठीक है ना। इंथैल्पी दूसरा माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे इसको ये भी कहा जाता है कि ये जो है बराबर होता है हीट एडेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर जो कि CP डेल्टा T होता है। तो अब यहाँ पे कंडीशन भी बताए जाते हैं कि अगर जो है अगर H प्रोडक्ट यानी इंथैल्पी प्रोडक्ट का ज़्यादा हो गया इंथैल्पी रिएक्टेंट से, तब क्या होगा, तब उस केस में, ठीक है, उस केस में जो रिएक्शन होगा वो इंडोथर्मिक होगा। अगर इंथैल्पी H का ज़्यादा हो गया H रिएक्टेंट के, तो उस केस में इस मतलब जो प्रोसेस होगा रिएक्शन शुड बी इंडोथर्मिक
as we have to give extra heat to the reactant to get this converted into products। और अगर जो है H प्रोडक्ट लेस हो जाता है यानी प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो जाता है H रिएक्टेंट्स के, तो उस केस में रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक एज एक्स्ट्रा हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। और यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन का होता है वो इंथैल्पी रिएक्शन का जो चेंज इन इंथैल्पी होता है वो H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट होता है। यानी जो डेल्टा H नॉट, अगर स्टैंडर्ड की भी बात करें तो ये भी सेम होता है, वो भी H नॉट प्रोडक्ट माइनस H नॉट रिएक्टेंट होता है। यानी पॉजिटिव माइनस मतलब जो यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन आता है आपका डेल्टा H नॉट रिएक्शन का, तो रिएक्टेंट का सॉरी रिएक्शन का, तो यहाँ पे पॉजिटिव जो साइन जो है वो एंडोथर्मिक बताता है और निगेटिव साइन जो है एक्सोथर्मिक बताता है। फिर यहाँ पे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा H, जो कि एक किरचॉफ इक्वेशन होता है, किरचॉफ इक्वेशन होता है। तो किरचॉफ इक्वेशन में क्या हम बताते हैं हम लोग कि फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर रिएक्शन, किसी भी कांस्टेंट प्रेशर रिएक्शन में डेल्टा H2 नॉट जो होता है वो डेल्टा H1 नॉट प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जहाँ पे डेल्टा Cp जो होता है वो Cp प्रोडक्ट माइनस Cp रिएक्टेंट्स होता है। और फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन, मतलब एक कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है उस केस में डेल्टा E2 नॉट जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा E1 नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा CV डॉट dt होता है, ठीक है ना। dt यहाँ पे T टेम्परेचर है। अब यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, अब यहाँ पे बताया जाता है इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन फ्रॉम इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, यानी इंथैल्पी रिएक्शन का इंथैल्पी फॉर्मेशन से बताया जाता है। तो इंथैल्पी रिएक्शन का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा H R स्मॉल r है यहाँ पे, तो डेल्टा H R जो है, ठीक है, रिएक्शन नॉट जो है वो बराबर है समेशन VB डेल्टा HF नॉट प्रोडक्ट्स और माइनस और समेशन VB डेल्टा HF नॉट रिएक्टेंट्स। यहाँ पे BB जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे एस्टिमेशन बताते हैं किसका, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पीज। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पीज से जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एस्टिमेशन होता है तो उसका फार्मूला हमारा होता है डेल्टा H का जो फार्मूला होता है वो इंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिएक्टेंट्स इनटू गैसेस एटम्स माइनस इंथैल्पी रिलीज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम द गैसेस एटम, ये फार्मूला होता है। फिर रिजोनेंस एनर्जी का एक फार्मूला होता है जो कि डेल्टा H नॉट रिजोनेंस जो होता है वो डेल्टा H नॉट F एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा H नॉट F कैलकुलेटेड। और फिर इसी तरह एक और इसका होता है डेल्टा H नॉट C कैलकुलेटेड और डेल्टा H नॉट C एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। फिर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का एक यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो एट इक्विलिब्रियम में, किसी भी इक्विलिब्रियम में क्या होता है कंडीशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। और सेकंड मतलब यहाँ पे है कि कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, ठीक है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो कांस्टेंट हो जाता है। जो चेंज होता है गिब्स फ्री एनर्जी का वो जीरो हो जाता है। और जो Q होता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब जो रिएक्शन कोसेंट जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। फिर यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K आता है। K का क्या फार्मूला होता है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी K का जो फार्मूला होता है वो KF/KB होता है। फिर यहाँ पे बात आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में मतलब एक यहाँ पे फार्मूला आता है, तो ये Kc से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में अगर हम बात करें तो KF/KB Kc से यह बराबर होता है। और यहाँ पे CD/AB मतलब CD मतलब C का पावर C कॉन्सेंट्रेशन में है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का पावर C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D का पावर D अपर टू द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर B, ये हम लोग का फार्मूला होता है, जहाँ पे AB रिएक्टेंट्स होते हैं और CD प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है पार्शियल प्रेशर के टर्म में, सिमिलरली इसी तरीके का होता है। तो Kp उस केस में हम Kp रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम लोग बता रहे हैं पार्शियल प्रेशर का है। और यहाँ पे Pc का पावर क्या होता है, C होता है, Pd का पावर D होता है और रेशियो होता है किसका, Pa का पावर A होता है और Pb का पावर B होता है। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम बताते हैं, तो वो हो जाता है Kx जो कि Xc का पावर C होता है और Xd का पावर D होता है, Xa का पावर A होता है और Xb का पावर B हो जाता है। और फिर यहाँ पे Kp Kc में भी एक रिलेशन बताया जाता है। तो Kp जो होता है वो Kc टाइम्स RT का पावर जो है RT होल का पावर जो है डेल्टा n हो जाता है, ठीक है। ये Kp और Kc के बीच का रिलेशन है। और इसी तरह Kp और Kx के बीच का एक रिलेशन बताया जाता है जो कि Kp जो होता है वो बराबर होता है Kx P का पावर डेल्टा n के। अब यहाँ पे एक स्टार पॉइंट में बताया जाता है कि जो log K2/K1 होता है, ठीक है, वो डेल्टा H/2.303 R
और ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2 होता है, और यहाँ पे जो डेल्टा एच होता है वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिलेशन बताया जाता है किसके किसके बीच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के बीच। तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला ये होता है कि डेल्टा जी नॉट होता है जो वो -2.303 RT log K होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन कोसेंट क्यू आता है, जो कि अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। तो जो रिएक्शन कोसेंट का जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C⁻C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D⁻D टू द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁻B। फिर यहाँ पे एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, और यहाँ पे अल्फ़ा जो होता है वो नंबर ऑफ मोल होता है डिसोसिएटेड पर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा जो होता है वो अल्फ़ा जो होता है वो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है ना। यानी फिर से यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा जो होता है वो नंबर ऑफ मोल होता है, यानी कि मतलब नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड कह सकते हैं या इनिशियल नंबर ऑफ मोल टेकन कह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं मतलब डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। तो यहाँ पे ये भी है कि परसेंटेज जो डिसोसिएशन होता है वो अल्फ़ा इंटू 100 होता है, परसेंटेज जो डिसोसिएशन होता है वो अल्फ़ा इंटू 100 होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर यहाँ पे एक ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर की भी बात होती है, तो इसका हम बताते हैं। तो ऑब्जर्व्ड जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ANG जिसको कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी अल्फ़ा जो होता है वो कैपिटल D माइनस स्मॉल d और n-1 इंटू डी होता है, और यहाँ पे MT माइनस M0 n-1 M0 होता है फॉर्मूला इसका। फिर यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। तो क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, तो एक होता है ली शार्टलर्स प्रिंसिपल होता है, इसको ली शार्टलर्स प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं। तो ली शार्टलर्स प्रिंसिपल में क्या होता है, इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस दैट चेंजेस एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द मिनिमम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द सिस्टम विल रिएक्ट इन सच ए वे दैट टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ द डिस्टर्बेंस। मतलब अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर उस पर कोई स्ट्रेस आ रहा है तो किसी और फैक्टर्स की वजह से, तो क्या करेगा, वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि जो इफ़ेक्ट हुआ है डिस्टर्बेंस का वो उस पर कम से कम हो, मतलब जो इफ़ेक्ट हुआ है उसको वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ये ली शार्टलर्स प्रिंसिपल होता है। और फिर यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन के इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट का, तो इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, यानी अगर किसी इक्विलिब्रियम में हम क्या करें, किसी भी मतलब हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर इक्विलिब्रियम बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम क्या करें प्रोडक्ट मतलब कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट का है उसको बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके का केस होता है। फिर यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का इफेक्ट भी बताते हैं, ये तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट था, वॉल्यूम का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो अगर हम क्या कर दें वॉल्यूम को बढ़ा दें, ठीक है ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और जो हमारा रिएक्शन है वो क्या होगा, डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिसमें प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है, डैट इज़ किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल गैस का इंक्रीज हो रहा है, और इसी का वाइस वर्सा, ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम जो है इंक्रीज किया जा रहा है तो अगर डेल्टा एन क्या है पॉजिटिव है तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और जो डेल्टा एन है यानी चेंज इन मोल्स जो है वो नेगेटिव है तो जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर डेल्टा एन जीरो है तो रिएक्शन जो होगा वो शिफ्ट ही नहीं होगा। फिर प्रेशर का एक इफेक्ट आता है। तो प्रेशर के इफेक्ट में हम लोग क्या बताते हैं कि अगर प्रेशर जो हमारा इंक्रीज़ किया जा रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन है वो क्या करता है, वो प्रेशर को डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है, मतलब क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो चाहेगा कि कम से कम हमारा इफेक्ट पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है गैस का बनता है, मतलब जहाँ पे मतलब लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बनते हैं, यानी कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बनते हैं। फिर यहाँ पे इनर्ट गैस एडिशन का इफेक्ट एक होता है। तो इनर्ट गैस एडिशन का जो इफेक्ट होता है उसमें भी एक कंडीशंस होते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है ना। इनर्ट गैस एडिशन में कांस्टेंट प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, तो
अगर इनर्ट गैस ऐड किया जाता है तो मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट, और इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे। वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ मोल जो है बना होगा, यानी कि जब नंबर ऑफ मोल जो होगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल जब पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, जब चेंज इन नंबर ऑफ मोल निगेटिव होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, और जब रिएक्शन जो है वो नॉट शिफ्ट होगा कब, जब डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल जीरो होगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इनर्ट गैस एडिशन जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर एक होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो अगर टेम्परेचर के इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये सिर्फ ओनली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ओनली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और अगर हम ln k, ठीक है ना, और वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है जहाँ पे हमको एक स्लोप मिलेगा जिसका वैल्यू होता है -h0/r, और एक इंटरसेप्ट मिलता है जिसका वैल्यू होता है ΔS0/r। और इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, जहाँ पे ΔH जो है पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन जो वैल्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो इंक्रीज कर जाता है विथ द राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ने लगती है। और एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें तो ΔS जो होता है वो निगेटिव होता है, तो रिएक्शन जो है, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो घट जाता है कब, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और जब हम ΔS जब पॉजिटिव है उस केस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और ΔS जब नेगेटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इफ़ कंसंट्रेशन जो है, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। और अगर कंसंट्रेशन जो है अगर हम प्रोडक्ट का बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात होती है, वेपर प्रेशर की बात होती है यहाँ पे लिक्विड की। तो वेपर प्रेशर लिक्विड की क्या होती है, वो होती है एक यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का केस आता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट दैट टेम्परेचर। और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की भी बात होती है। तो थर्मोडायनेमिक अगर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और फार्मूला आता है ΔG से रिलेटेड, जो कि होता है ΔG जो होता है वो ΔG0 + 2.303 RT log 10 Q होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वेंट्सऑफ इक्वेशन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे वेंट्सऑफ इक्वेशन जो है वो है log K1/K2 और ΔH0 2.303 R और 1/T2 - 1/T1। फिर यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम की बात होती है, तो इसमें जो है एक ऑस्टरवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ आता है। तो ऑस्टरवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वीक एसिड का होता है उसको Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो Ka का फॉर्मूला होता है वो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H माइनस टू द रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ HA होता है। और इसी को हम लोग C अल्फा कंसनट्रेशन ऑफ C अल्फा इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C अल्फा अपन C 1 - अल्फा, यानी कि C अल्फा स्क्वायर अपन 1 - अल्फा Ka का वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अल्फा 1 से बहुत कम होता है, छोटा होता है, उस केस में 1 - अल्फा को अप्रॉक्सीमेट हम लोग 1 मान सकते हैं, जहाँ पे हमको Ka का वैल्यू C अल्फा स्क्वायर आ जाता है, यानी कि अल्फा का वैल्यू जो होता है √Ka/C आ जाता है, यानी इसको हम √Ka कह सकते हैं। फिर यहाँ पे सिमिलरली फॉर ए वीक बेस, अगर इसी तरह हम वीक बेस की बात करें तो यहाँ पे अल्फा जो होगा वो √Kb/C होगा, और हायर द वैल्यू ऑफ Ka/Kb, मतलब जितना ज़्यादा Ka/Kb का वैल्यू होगा तो जो हमारा एसिड या बेस है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं एसिडिटी और पीएच स्केल की। तो जो पीएच होता है वो -log AH+ होता है, जहाँ पे AH+ जो है एक्टिविटी है H+ आयंस की, या इसी को हम कह सकते हैं मोलर कंसनट्रेशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन की। और यहाँ पे ये भी नोट करने वाली चीज़ है कि पीएच जो है वो निगेटिव भी हो सकता है या 14 से ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पीएच जो है इसका फार्मूला है -log H+ का कंसनट्रेशन, और यहाँ पे H+ का कंसनट्रेशन 10⁻⁻ pH होता है, ठीक है ना। अगर हमको H+ का कंसनट्रेशन से कंपेयर करना है तो 10⁻⁻ pH। PUH की बात करें तो सिमिलरली सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी, बस हम क्या करेंगे H की जगह पे रिप्लेस करते जाएंगे।
यानी POH की बात करें तो माइनस लॉग OH माइनस का कंसनट्रेशन और OH माइनस 10 माइनस POH। PKa की बात करें माइनस लॉग Ka का Ka हो गया, और Ka है जो वो 10 पावर माइनस PK हो गया। फिर PKb की बात करें तो माइनस लॉग Kb हो गया, और ये Kb की बात करें तो 10 माइनस PKb हो गया। अब वाटर की प्रॉपर्टी कुछ होती है, तो प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो उसका जो है H प्लस का जो कंसनट्रेशन होता है OH माइनस का कंसनट्रेशन दोनों बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल होता है। अब इसका जो मोलर कंसनट्रेशन टू द रेशियो ऑफ मोलैरिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू होता है 55.56 मोलैरिटी, ठीक है। और आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वाटर का, जिसको KW से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो KW होता है वो H प्लस कंसनट्रेशन इंटू OH माइनस कंसनट्रेशन यानी 10⁻⁻14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री, बस यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट नहीं दिया है। एक्सपेरिमेंटली ये बात है, सेल्सियस में ही होगा। और pH जो है वो 7 होता है POH न्यूट्रल के लिए। और कोई भी न्यूट्रल अगर है हमारे पास एसिड, मतलब या कोई भी अगर सब्सटेंस न्यूट्रल है तो pH उसका या POH जो होगा वो 7 होगा। अगर एसिडिक की बात करें तो pH जो होगा 7 से लेस होगा और POH 7 से ग्रेटर होगा। और बेसिक की बात करें तो pH जो होगा 7 से ग्रेटर होगा और POH जो होगा वो 7 से लेस होगा। और फिर यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी बात होती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, यानी 10⁻⁻7 अपन 55.55 है। यहाँ पे वैल्यूज ये फिक्स होते हैं। और यहाँ पे 18 × 10⁻⁻10 या 1.8 × 10⁻7% इसका वैल्यू आता है अल्फ़ा का। फिर एक होता है ऑब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। एक हमें ऑब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर मतलब यहाँ पे बताना होता है। तो एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो ये होता है K या Kb, ये दोनों बराबर होते हैं। K जो होता है वो Kb के बराबर होता है, यानी ये बराबर होता है H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन टू द रेशियो ऑफ H2O के कॉन्सेंट्रेशन। और ये भी फिक्स ही होता है क्योंकि हमको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और H2O का कॉन्सेंट्रेशन पता होता है। तो ये हो गया 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 टू द रेशियो ऑफ 55.55 यानी 1.8 इंटू 10⁻⁻16, ये Kb का वैल्यू आ जाता है। और Pk और Pkb की बात किया जाए तो माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻16 यानी 16 माइनस लॉग 1.8 हो जाता है, यानी कि 15.74 इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आता है। यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है हमें कि K इंटू Kb जो होता है वो H प्लस OH माइनस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन के, तो वो बराबर होता है KW के। और यहाँ पे नोट ये भी है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए क्या होता है कंडीशन कि Pk प्लस Pkb जो होता है PKW के बराबर होता है, जो कि 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। और Pk अगर H3O प्लस आयंस की बात करें तो -1.74 होता है, और Pkb OH माइनस आयंस की बात करें तो -1.74 होता है। फिर यहाँ पे pH जो कैलकुलेशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए, मतलब हम लोग करते हैं। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 कैपिटल M के ग्रेटर आता है, यानी M के ग्रेटर आता है, तो इस केस में H प्लस आयन जो है वो वाटर से हमें मिल रहा है और उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि अगर कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁻6 M से लेस आता है, इस केस में क्या होगा, H प्लस जो आयन होगा जो कि वाटर से आ रहा है उसको हम लोग निगलेक्ट, मतलब उसको कैंसिल निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे बी स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि सिमिलर मेथड यूज़ करके जो कि हम लोग पार्ट ए में यूज़ किए हैं, हम लोग पहले कैलकुलेट कर सकते हैं OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को, उसके बाद H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 का फार्मूला यूज़ करके हम लोग H प्लस का कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पार्ट सी में है pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नंबर ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम I फर्स्ट सॉल्यूशन, तो N1V1 हो गया, नंबर ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम सेकंड सॉल्यूशन N2V2 हो गया। तो अगर H प्लस की बात करें तो N होगा, यानी N1V1 प्लस N2V2 अपन V1 प्लस V2। फिर pH अगर मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो OH माइनस हो गया, यानी कि N हो गया, यानी कि N1V1 प्लस N2V2 अपन V1 प्लस V2। फिर pH मिक्सचर का यहाँ पे कंडीशन होता है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो N1V1 हमेशा अगर मान लेते हैं N1 अगर V1 अगर ग्रेटर होता है N2V2 के, देन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो N होगा, यानी N1V1 माइनस उसका फॉर्मूला उस केस में N1V1 माइनस N2V2 अपन V1 प्लस V2 इसका वैल्यू होगा। और अगर N2V2 ग्रेटर होता है N1V1 से
उस केस में सॉल्यूशन बेसिक होगा नेचर में, और OH माइनस का जो कंसनट्रेशन होगा वो N के बराबर होगा, यानी कि N2V2 माइनस N1V1/V1+V2 होगा। और यहाँ पे F पॉइंट ये है कि pH जो अगर वीक एसिड की बात की जाए, मोनोप्रोटिक जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, उस केस में जो Ka का वैल्यू आता है वो H+ का कंसनट्रेशन और OH माइनस का कंसनट्रेशन टू द क्या हो जाता है HA का कंसनट्रेशन, यानी कि C(α²/1 माइनस अल्फ़ा हम लोग को वैल्यू मिलता है, और अल्फ़ा अगर 1 से बहुत लेस है तो 1 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू 1 आता है, यानी K जो है, ठीक है, K अल्फ़ा जो है लगभग सिमिलर अप्रॉक्सीमेट जो है C(α²) देता है, नहीं अल्फ़ा का वैल्यू जो है √K(α)C आता है लगभग। और ये वैल्यू कब होता है, जब अल्फ़ा जो है 0.1 से लेस हो या 10% से लेस हो, और जब हम सॉल्यूशन को इंक्रीज़ करेंगे तो C जो होगा, ठीक है ना, वो डिक्रीज़ होगा और अल्फ़ा जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। इसी फॉर्मूले से हम लोग ये बता सकते हैं, और इसी हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं कि H+ अगर कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं तो pH+, यानी जो pH जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 एसिड्स की बात होती है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें 2 एसिड्स की, तो यहाँ पे क्या कंडीशन देते हैं कि H+ फर्निश्ड बाई जो फर्स्ट एसिड है, अगर उसका रेशियो निकालें H+ टू द H+ कंसनट्रेशन H+ फर्निश्ड बाई द सेकेंड एसिड, तो इसका आता है वैल्यू C1α/C2α2। इसको सॉल्व करते हैं तो √Ka1 मतलब K(α1)C1 और अपन टू द K(α2)C2 का इसका फॉर्मूला आता है। फिर यहाँ पे एक होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मतलब यहाँ पे एक चार्ट है, इसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं, मतलब उसमें KH का क्या वैल्यू होगा जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, H का क्या वैल्यू होगा, pH का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे अगर वीक एसिड है हमारे पास और स्ट्रॉन्ग बेस है, और तो उस केस में हमारा जो हाइड्रोलिसिस है वो एनायनिक होगा, और उस केस में KH का जो वैल्यू है वो KW/Ka होगा, और जो H का जो वैल्यू है वो √KW/Kac होगा, और जो pH का जो वैल्यू है वो 7 + 1/2 pKa + 1/2 log C होगा। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है हमारे पास, तो वो टाइप्स जो होगा हाइड्रोलिसिस का वो केटानिक होगा, यानी जो KH का वैल्यू KW/Kb होगा, H का वैल्यू √KW/Kbc होगा, और pH का वैल्यू 7 - 1/2 pKb - 1/2 log C होगा। फिर यहाँ पे जो C है पॉइंट, यहाँ पे ये है कि वीक अगर एसिड है हमारे पास और वीक बेस है, ठीक है, इस केस में हाइड्रोलिसिस का जो टाइप है वो दोनों होगा, यानी एनायनिक भी होगा केटायनिक भी होगा, और KH का जो वैल्यू होगा KW/Kb होगा, और H का जो वैल्यू होगा वो √KW/Kk भी होगा। और अगर बात करें pH की तो ये 7 + 1/2 pK - 1/2 pKb होगा। और एक और केस आता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो इस केस में जो होता है, चाहे हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें या KH की बात करें या H की बात करें, इन तीनों केस जो होता है ये डू नॉट हाइड्रोलाइज, यानी ये हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है, और pH का जो वैल्यू आता है ये 7 आ जाता है, फिक्स आ जाता है। और फिर यहाँ पे है हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट एनायंस और केटायंस। अब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बताते हैं पॉलीवैलेंट एनायंस या केटायंस की। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर Na3PO4 का कंसनट्रेशन मान लेते हैं, अगर Na3PO4 का जो कंसनट्रेशन इसके लिए अगर हम बात करें जो कि C है, तो इस केस में जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे Ka1 × KH3 जो होगा वो Kw होगा, Ka1 × KH2 जो होगा ये भी Kw होगा, और Ka3 × KH1 जो होगा ये भी Kw होगा। तो जनरली क्या है कि pH जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो pH का जो कैलकुलेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस का ही यूज़ करके किया जाता है। और यहाँ पे जो KH1 का जो फार्मूला होता है क्या आता है, CH²/1 - H, जो कि अप्रॉक्सीमेट होता है CH² के बराबर, और H का जो वैल्यू आता है वो √KH1/C, और जो कि देता है हम लोग को क्या, OH माइनस का कंसनट्रेशन जो होता है वो CH के बराबर होता है, यानी √KH1 टाइम्स C होता है, यानी H+ का जो स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में कंसनट्रेशन होता है वो √KW × Ka3/C के बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो pH है वो क्या है, इसका नेट फार्मूला जो आ रहा है वो 1/2 pKw + pKa3 + log C आ रहा है। नेक्स्ट आता है बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है क्या होता है तो यहाँ पे बता रहे हैं, एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है। तो बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर में जो CH3COOH हो गया, CH3COONA जो कि वीक एसिड और सॉल्ट होते हैं कॉन्जुगेट बेस के, तो ये क्या होते हैं, एसिडिक बफर होते हैं। और pH जो इसका फॉर्मूला मिलता है, एक हेंडरसन इक्वेशन मिलता है जो कि pH होता है,
और वो होता है pK प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। फिर इसी तरह बेसिक बफर होता है, तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे NH4OH हो गया प्लस NH4Cl, यहाँ पे वीक बेस है और सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलता है वो POH PKB प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन टू द बेस का कंसंट्रेशन। तो ये बेसिक बफर का मतलब कंडीशन होता है। फिर यहाँ पे एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बात आता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसको KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला XS का पावर X होता है, YS का पावर Y होता है, यानी X टू द पावर X, Y टू द पावर Y और S का पावर X प्लस Y, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला होता है। और एक प्रेसिपिटेशन का कंडीशन होता है। तो इस केस में क्या बताते हैं, तो अगर आयनिक प्रोडक्ट की IP जो होता है, अगर आयनिक जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर आ जाता है, KIP का जो वैल्यू है वो ग्रेटर आ जाता है KSP के, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ऑकर करता है। और अगर KIP का वैल्यू बराबर आ जाता है KSP के, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक ना, तो उस केस में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जस्ट बिगिन, मतलब सिर्फ शुरू होता है प्रेसिपिटेशन और रुक जाता है, मतलब होता नहीं है प्रेसिपिटेशन, क्योंकि उस केस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन का केस है। फिर यहाँ पे हम लोग का है नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात आती है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में हमारा किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है ना, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो माइनस होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। और जो ई सेल का फार्मूला होता है वो RP ऑफ कैथोड माइनस RP ऑफ एनोड होता है। और जो ई सेल का फार्मूला होता है वो RP ऑफ कैथोड प्लस OP ऑफ एनोड होता है। और जो ई सेल होता है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और जो एनोड होता है, ठीक है ना, विल बी इलेक्ट्रोड ऑफ लो रिडक्शन पोटेंशियल, यानी एनोड वही होगा जिसका जो इलेक्ट्रोड है वो लो रिडक्शन पोटेंशियल का होगा। और जो ई नॉट स्टैंडर्ड ई सेल की बात आती है, तो ई नॉट सेल जो होता है वो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ही होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कभी भी जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करते हैं किसी भी सेल की, तो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू ही लेते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। और फिर यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ग्रेटर द SRP वैल्यू ग्रेटर विल बी ऑक्सीडेशन पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी SRP का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बात आती है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी, जो कि माइनस NFE नॉट से डेल्टा जी जो होता है माइनस NFE सेल होता है। फिर यहाँ पे एक डेल्टा जी नॉट होता है जो कि माइनस NFE नॉट सेल होता है। फिर एक नॉनेस्ट इक्वेशन आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम मतलब जो एनी कंसनट्रेशन जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है एनी कंसनट्रेशन पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन और टेम्परेचर ऑफ EMF ऑफ सेल को समझने के लिए हम लोग नॉनेस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन आता है डेल्टा जी, जो नॉनेस्ट इक्वेशन आता है वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, यानी नेचुरल लॉगरिदम होता है किसका, Q का, जहाँ पे Q जो है रिएक्शन कोसेंट होता है, और डेल्टा जी नॉट जो होता है वो माइनस RT ln K इक्वेशन मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे यहाँ पे K इक्विलिब्रियम है, मतलब डेल्टा जी नॉट जो है वो माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे ई सेल जो होता है वो ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln Q होता है, और ई सेल जो होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q आता है हम लोग का सॉल्यूशन में। फिर यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है कि ई सेल जो होता है वो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n होता है log Q 298 केल्विन पे। और केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर बात किया जाए तो केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे डेल्टा जी जीरो होता है, इसलिए ई सेल भी जीरो होता है। एक और फार्मूला आता है जो कि लॉग के इक्विलिब्रियम का होता है, जो कि होता है एन ई नॉट सेल बाई 0.0591, यानी कि ई नॉट सेल का जो वैल्यू आता है वो 0.0591 अपान n लॉग की इक्विलिब्रियम होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड MS और Mn प्लस अगर हमारे पास है तो इस केस में जो हमारा कंडीशन बनता है EMn प्लस और M का, ठीक है, वो E नॉट Mn प्लस M माइनस 2.303 RT/NF लॉग 1 कंसनट्रेशन ऑफ Mn प्लस होता है, ठीक है ना। M यहाँ पे मेटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर यहाँ पे जो है कंसनट्रेशन, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, कंसनट्रेशन सेल, मतलब कंसनट्रेशन सेल का बात बताते हैं हम लोग क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसा सेल इन विच
बोथ द इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब ऐसा सेल जिसमें दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं सेम मटेरियल के बने होते हैं उसे हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। और सभी कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या होता है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे कंडीशन में है, मतलब पॉइंट में है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होता है और एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल है जिंक Zn और /Zn2+C1 और डबल बार और Zn2+C2 और /Zns। यानी यहाँ पे जो E का वैल्यू आता है वो 0.0591/2 log C2/C1। इसी तरह पॉइंट बी होता है इसका। तो इलेक्ट्रॉड कंसंट्रेशन सेल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में इसका प्लैटिनम हाइड्रोजन जो आपका इलेक्ट्रॉड होता है, ठीक है ना, P1 ATM पे और स्टैंडर्ड STP पे STP और H+/H+1m और फिर डबल बार यहाँ पे H2 P2 ATM और /PT। तो यहाँ पे E जो होता है वो 0.0591/2 log P1/P2। तो यहाँ पे ये कंडीशन इसका होता है कंसंट्रेशन सेल का। और फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रोड्स के। तो इलेक्ट्रोड्स की अगर हम डिफरेंट टाइप्स की अगर हम बात करें तो कई टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आता है इसमें ये है कि मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड भी होता है, जिसमें क्या होता है कि Ms/Mn+ होता है, कंडीशन बनता है। और यहाँ पे Mn+ जो है यहाँ पे क्या करता है, एनी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Ms बना देता है, ठीक है ना, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन हो जाता है। तो इस केस में E जो होता है वो E नॉट, जो इक्वेशन फॉर्मूला आता है ये मतलब इलेक्ट्रोड सेल का, वो होता है E जो होता है E नॉट प्लस 0.0591/n और यहाँ पे लॉग जो Mn+ का कंसंट्रेशन है वो आ जाता है। और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो है गैस आयन इलेक्ट्रोड। फिर यहाँ पे गैस आयन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वही होता है, यानी प्लेटिनम/हाइड्रोजन H2P ATM और H+XM और एज ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है। और यहाँ पे H+ एक्वस में प्लस इलेक्ट्रॉन गैन करता है तो यहाँ पे 1/2 H2P ATM में बनाता है। और यहाँ पे जो है E जो होता है फार्मूला आता है E नॉट माइनस 0.0591 log PH2 का 1/2 और टू द रेशियो ऑफ टू द H+ का कंसंट्रेशन। फिर यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है जो कि PT Fe2+ Fe3+ एज ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड। Fe3+ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गैन करता है एक, तो वो Fe2+ दे देता है, Fe3+ करता है गैन तो Fe3+ दे दिया। यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है वो E नॉट माइनस 0.0591 log Fe2+ और टू द रेशियो ऑफ Fe3+ देता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे जो है एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होता है जिसका एग्जांपल एक Ag/AgCl है, Cl-। तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है और AgCl सॉलिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गैन करता है तो वो क्या दे देता है, Ag दे देता है सॉलिड में और एक Cl वहाँ पे मिल जाता है माइनस। तो यहाँ पे ECl-/AgCl/Ag जो होता है वो E नॉट Cl-/AgCl/Ag होता है और माइनस 0.0591 log Cl- का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ये इसका कंडीशन होता है, इक्वेशन होता है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का केस आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो आपका चांसेस ही ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से तो 100% क्वेश्चन पूछे ही जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है डिपोजिशन का, यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर K+ का सबसे कम, फिर Ca+2 Na+, फिर Mg+2 Ll3+, Zn+2 Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ और Au3+, ठीक है। और फिर यहाँ पे होता है सिमिलरली इसी तरीके से एनायन का भी होता है विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। एनायन जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं स्ट्रॉन्गर, लो वैल्यू ऑफ SRP, लेकिन इनका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है कम होता है और इज लिबरेटेड फर्स्ट एट द एनोड, और ये एनोड पे क्या हो जाते हैं, पहले लिबरेट हो जाते हैं। तो इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिपोजिशन का, ठीक है ना, तो ये होता है SO4 -, देन NO3 -, देन OH-, देन Cl-, देन Br-, देन I-। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है फैराडे का लॉ जो है इलेक्ट्रोलिसिस का। फर्स्ट लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ है W जो होता है वर्क डन जो होता है वो ZQ के बराबर होता है, यानी जो W यहाँ पे Q चार्ज है और Z यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है सबस्टेंस का, तो WZQ होता है, यानी कि अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि W जो है वो ZIT होता है। और सेकेंड लॉ ये है कि W जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है E एनर्जी के। W जो है वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के साथ प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे W जो है वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, W/E का जो रेशियो कांस्टेंट आ जाता है,
यानी W1/E1 W2/E2 ये सब क्या आ जाता है, बराबर आ जाते हैं। यानी W/E जो होता है वो क्या आ जाता है, I/T इंटू करेंट इफिशियंसी फैक्टर अपन 96500, ठीक है ना। और यहाँ पे 96500 फैराडे कांस्टेंट होता है और इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे करंट इफिशियंसी का एक फॉर्मूला बनता है जो कि होता है एक्चुअल मास डिपॉजिटेड अपन, मतलब यहाँ पे एक्चुअल मास डिपॉजिटेड या स्लैश में प्रोड्यूस्ड भी कह सकते हैं टू द थियोरेटिकल मास डिपॉजिटेड, या प्रोड्यूस भी कह सकते हैं इनटू 100। और फिर यहाँ पे कंडीशन भी होता है किसका, साइमल्टेनियस डिपोजिशन ऑफ CuFe एट कैथोड, यानी कैथोड पर CuFe का एक साइमल्टेनियस मतलब डिपोजिशन होता है, उसका भी एक कंडीशन होता है। तो इसका कंडीशन ये है उसका E0 Cu2+/Cu माइनस 0.0591/2 log 1/Cu2+ जो होता है वो बराबर होता है E0 Fe2+/Fe माइनस 0.0591/2, फिर यहाँ पे log 1/Fe2+ होता है। तो कंडीशन फॉर साइमल्टेनियस डिपोजिशन ऑफ Cu एंड Fe ऑन द कैथोड, ये रिक्वायर्ड कंडीशन होता है। और यहाँ पे कंडक्टेंस का बात होता है तो 1/रेजिस्टेंस कंडक्टेंस कहलाता है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी की बात होती है तो इसको कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, यानी 1/ρ हो गया। मतलब के जो होता है कापा यहाँ पे 1/ρ होता है, फिर के जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है जो कि लैम्डा ई से रिप्रेजेंट होता है, जो कि के इंटू मतलब कापा इंटू 1000/नॉर्मेलिटी होती है। यहाँ पे जो लैम्डा यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई का जो यूनिट होता है वो ओम पर ओम, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर इक्विवेलेंट फैक्ट मतलब EQ माइनस होता है 1 होता है। फिर उसी तरह यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस होता है तो लैम्डा एम से रिप्रेजेंट होगा, जो कि के इंटू 1000/मोलैरिटी होता है। और इसका भी यूनिट मतलब यहाँ पे भी जो यूनिट होता है ये क्या हो जाता है हमारा, ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाता है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस इंटू L/A होता है। यहाँ पे L/A एक सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कोहलरास लॉ होता है, तो कोहलरास लॉ एक बताते हैं जो कि बताता है फर्स्ट की वेरिएशन ऑफ लैम्डा EQ बाई लैम्डा एम जो है किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताता है। तो पहला अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो लैम्डा एम सी मतलब लैम्डा एम एट सी मतलब कंसंट्रेशन पे, और लैम्डा एम एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन वो जो मतलब किसी एनी कंसंट लैम्डा एम किसी भी कंसंट्रेशन पे जो होगा वो बराबर होगा लैम्डा एम एट इन्फाइनाइट कंसंट्रेशन माइनस B√C। और इसी तरीके से सेकंड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो हो जाएगा लैम्डा इन्फाइनाइट इज इक्वल टू n प्लस लैम्डा प्लस इन्फाइनाइट प्लस n माइनस लैम्डा 8 सॉरी लैम्डा इन्फाइनाइट माइनस, जहाँ पे लैम्डा जो है वो मोलर कंडक्टिविटी होता है और n प्लस जो होता है वो नंबर ऑफ कैटायंस ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन पर फॉर्मूला यूनिट, और n माइनस नंबर ऑफ एनायन ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन पर फॉर्मूला यूनिट। अब यहाँ पे कोहलरास लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा एम नॉट जो होता है किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यानी जो लैम्डा एम अगर हमको नॉट निकालना है CH3CWH का तो क्या हो जाएगा, मतलब CH3CWHI का, तो क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट एम CH3CWNA प्लस लैम्डा नॉट एम HCl, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस यहाँ पे CWH ही था और यहाँ पे लैम्डा नॉट एम NaCl हो गया। फिर यहाँ पे साथ ही साथ डिग्री अगर हमको डिसोसिएशन का कैलकुलेट करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो उसका क्या फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा जो हो गया मतलब वो लैम्डा एम का पावर C मतलब लैम्डा एम C एट C कंसनट्रेशन अपन लैम्डा एम एट 0 कंसनट्रेशन, या Q को अगर के इक्विवेलेंट को अगर हम बताएं यानी के जो है इक्विलिब्रियम का अगर हम बताएं तो C अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग का जो तीसरा है ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी, एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्परेंजली सॉल्युबल सॉल्ट और उनके KSP की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो लैम्डा एम सी का जो वैल्यू आता है वो लैम्डा एम इन्फानाइट होता है, यानी कि क्या हो जाएगा के इंटू 1000/सॉल्युबिलिटी, यानी KSP जो होगा वो S स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। फिर एक ट्रांसपोर्ट नंबर होता है जो कि TC होता है, जो कि μC प्लस μA होता है, और जो एक TA भी होता है, ठीक है ना, जो कि ये सब ट्रांसपोर्ट नंबर है। और यहाँ पे μA/μA प्लस μC होता है, जहाँ पे TC जो होता है वो ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का होता है और TA जो होता है वो ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग का होता है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो इसका हम लोग बाद में बताएंगे अगले अपने वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।